मेरे ख्याल से भारत में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको हम अच्छे मतलब प्रधानमंत्री नहीं लेकिन एक अच्छे नेता जरूर कहेंगे। ये एक ऐसे पहले नेता शायद भारत में है जो हर एक मंच का अपने राजनीतिक प्रयोग कर लेते हैं। भारत विश्व के जनसंख्या में 1 नंबर पर आ गया है, 1 नंबर पे है और सबसे युवा आबादी वाला देश भारत है। और बिहार की ये बहुत मतलब कि नाजुक स्थिति है कि बिहार नोटा दबाने में 1 नंबर पर है, यानी कि इसका मतलब निकल कर सामने आता है कि यहाँ पे कैंडिडेट से लोग संतुष्ट नहीं है। आज से नहीं वर्षों वर्षों से देखी जाती है कि बिहार की राजनीति जो है सबसे गंदी राजनीति जो होती है पूरे भारतवर्ष में, बिहार की ही राजनीति है। कांग्रेस के टाइम में हम बता रहे हैं कांग्रेस के टाइम में बहुत सारे सीट आते थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिए ना, एसएससी में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। लगभग पीएसयू बैंक था, अभी 12 बैंक है, ठीक है, सबको मर्ज कर दिया गया। वैकेंसी नहीं है उसमें। एसएससी में लगभग 30,000 40,000 वैकेंसी आते थे। अभी हम बताते हैं बिहार में दरोगा के लिए आया 1275 या 2200 आता था लगभग। अभी आरपीएफ की बताइए 452 पोस्ट आया, पूरे 28 राज्य मिला के। अब क्या सोचते हैं, सेंटर में है ही नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ शिशु त्रिपाठी। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चौपाल खबर में। इस समय मैं मौजूद हूँ पटना में और इस समय मैं कुछ युवाओं के बीच में मौजूद हूँ जिनसे मैं बात करूंगी सीएए जो अभी हाल में ही लागू हुआ है, साथ में 2024 का इलेक्शन के साथ साथ डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल के बारे में। तो हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम रवि कुमार है। कहाँ के हैं? हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, 2024 का इलेक्शन सर पे है, क्या देख रहा है युवा, किस तरह से इस बार इलेक्शन को देख रहा है? इस बार का युवा जो वोट करेगा ये डेवलपमेंट पे करेगा और जॉब पे करेगा, और जो है जातिवाद भी रहता है। जातिवाद तो यहाँ होता ही है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, और इसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं खत्म हो सकता सर? अगर युवा जागरूक हो जाए तो? युवा जागरूक होकर भी नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा जो गांव लेवल है वहाँ क्या होता है कि जातिवाद होता ही है। अभी हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अभी जन स्वराज जस्ट उभरा है, अभी जस्ट निकला हुआ जन स्वराज है। जन स्वराज का हेड कौन है? प्रशांत किशोर है ना। किस कास्ट के आते हैं? हाँ जानते हैं, किस कास्ट के हैं? ब्राह्मण से हैं। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट जितना भी हम जिसे हम आते हैं, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बेगूसराय पड़ता है, बहुत सारा जिला पड़ता है, उसका जो जैसे कि जिला अध्यक्ष है कौन बनता है? राजपूत बनता है, ब्राह्मण बनता है, काय बनता है, मतलब कास्ट सिस्टम सब जगह चलता है और चलता रहेगा। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए। समर्थन करता है, कास्ट समर्थन करता है, हर लोग समर्थन करता है उसका। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखिए हमारे साथ बहुत युवा मौजूद है, सबके पास मैं एक एक करके जाऊंगी। जैसे आपने कहा कि कास्टिज्म है और जो हेड बनता है वो कि तो ब्राह्मण बनता है कि तो राजपूत बनता है। ये नहीं करें हम हेड बनता है, हेड का हम बात नहीं बोल रहे हैं। हम बोले कि सब अपना कास्ट को समर्थन करता है। अच्छा। ये हम बोल रहे हैं, हेड नहीं करने वो बन जा रहा है। कास्ट को समर्थन बन सकता है हेड, हाँ। लेकिन समर्थन उसका सब कास्ट करता है, ये हम कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सीए लागू हुआ है भारत में, अभी क्या देख रहे हैं उसके बारे में? सही हुआ, गलत हुआ? इसका नहीं मालूम। साथ में हमारे साथ कुछ युवा और मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम काशिफ रेजा है। 2024 का इलेक्शन सर पे है, साथ में अभी सीए लागू है भारत में, कैसे देख रहे हैं उसको? CAA तो सब कोई समझता है ये क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI को कहा था कि तुरंत मतलब इसको सार्वजनिक किया जाए। तो इस मुद्दे को टीवी चैनलों पर बहुत प्रसारित कर रहा था। इसको मतलब ढकने के लिए CAA अचानक से रात को 8 साढ़े 8 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। अच्छा। ताकि पूरे न्यूज चैनल पर ये CAA पर बहस शुरू हो जाए, ताकि ये जो SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड ये सब जो मुद्दा है वो ढक जाए और जनता इस पर समझ नहीं पाए। अच्छा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो SBI का जो सार्वजनिक होने वाला है तो उससे हो सकता है कि सरकार में बहुत भूचाल मच सकता है, सत्ता आ भी जा सकती है, जा भी जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे बोफोर्स घोटाला कांग्रेस को ले डूबी, तो ऐसे ही इस सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर देखा जाए तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सरकार है वो किसी तरह भी विपक्ष को धार्मिक मुद्दे पर ले आना चाहती है। वो चाहती है कि हम राम मंदिर मुद्दे हो गए, CAA हो गए, NRC हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि भारत में देखा जाए तो ये सब तो मुद्दे हैं ही,
यूसीसी भी, ये सब सारे मुद्दे हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी मुद्दे हम युवाओं की बेरोजगारी है। अगर देखा जाए तो भारत में अभी विकराल रूप से बेरोजगारी है। और बहुत लोग का मानना है कि देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए बेरोजगारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बेरोजगारी है वो तो खाली पद भी नहीं भर रहा है। भारत में कम से कम जितने खाली पद हुए हैं, अगर उसको इस गवर्नमेंट अगर भर दे तो इस देश से बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हाल में ही सर्वे निकला है और लगातार सर्वे में ये बताया जा रहा है कि स्किल एंटरप्रेन्योरशिप के चलते चलते पिछले 2014 से 2023 तक 9 करोड़ से ज्यादा युवा रोजगार हुए हैं। अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के जितने भी यूट्यूबर और साथ में सोशलिस्ट हैं उनको इन्होंने अवार्ड दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि मेरे ख्याल से भारत में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको हम अच्छे नेता तो अच्छे मतलब प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन एक अच्छे नेता जरूर कहेंगे। ये एक ऐसे पहले नेता शायद भारत में है जो हर एक मंच का अपने राजनीतिक प्रयोग कर लेते हैं। वो एक भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो 24/24/7 हमेशा राजनीति मूड में रहती है कि कैसे युवा जो आज यूट्यूब पर देखिएगा, हमारे जो युवा है सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं। तो एक अगर यूट्यूबर के 10 लाख 1 मिलियन भी अगर फॉलोअर्स है, अगर एक यूट्यूबर को आप सम्मानित करते हैं तो एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है कि इसने मेरा आपसे एक सवाल है क्या, तो उसके पक्ष में मैं आपने अभी कहा कि उनको अच्छा नेता कह सकते हैं, अच्छा प्रधानमंत्री नहीं। यूएनसीसी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ और कनाडा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े देश हैं कि उनको बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम इससे पहले कहना चाहेंगे और सारे भी बहुत प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए और जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई और भी बहुत सारे हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस समय उतना सोशल मीडिया नहीं था। इंदिरा गांधी जो एक समय थी शायद पूरे विश्व में सबसे, आज भी कहा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहलाती हैं। तो हमारे युवा को जानना चाहिए कि 2014 से पहले जैसे एक है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बढ़ता है, बदलाव एक नियम है, बदलाव होता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाए तो हो सके कि बीजेपी का जितना स्कीम है सब बंद कर, ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है कि इस स्कीम को रखे फिर अपना स्कीम लाएगी। जो भी गवर्नमेंट आता है कुछ ना कुछ नया करता ही है। जैसे ये नहीं कर सकते कि पिछला गवर्नमेंट जो था उसका जो असफलता था, पिछले गवर्नमेंट के नाम पर आप फिर सरकार में आए, जो आप मुद्दा को बनाए थे महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर लेकर आप सर पर घूम रहे थे, तो आज फिर वही मुद्दा है। तो क्यों हम आपको लाए थे? जब आप भी विफल हो गए तो लाने का क्या फायदा? आप भी जाइए। तब इस ग्रुप से हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जैसे सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। अमीश तिवारी। आपसे बात हो चुकी है आपसे। सर आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम विक्की हुआ, मैं भोजपुर बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती से बिलोंग करता हूँ। जी, जैसा कि अभी सर ने बोला कि बेरोजगारी, महंगाई, साथ में मैं आपसे पूछना चाहूंगी 2024 का इलेक्शन सर पे है, इस बार किस तरह से देख रहे हैं? यूसीसी लागू हो चुका है, इस पे युवा क्या सोच रहा है बिहार का? देखिए, यूसीसी लागू हो चुका है, उत्तराखंड में अभी फिलहाल लागू हुआ, अभी पूरे भारत में तो यूसीसी लागू हुआ नहीं है। तो ये राज्य की नीति डीपीएसपी में ही आता है और राज्य का ये कल्याणकारी कार्य करने के लिए दायित्व तो बनता है कि उस कर्तव्यों का निर्वहन करे। लेकिन ये जो प्राइमरी मुद्दा होता है ना, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी, लाचारी, इसको मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारी वर्तमान सरकार है या भावी भी सरकार आने वाली है, इन मुद्दे को मेन केंद्र में रखकर बात नहीं करती है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे लोग युवा हैं, स्टूडेंट है, छात्र हैं। हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है और संविधान शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है? भारत लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ग्रहण करता है। और अगर युवा सशक्त नहीं होंगे, भारत विश्व के जनसंख्या में 1 नंबर पर आ गया है, 1 नंबर पे है और सबसे युवा आबादी वाला देश भारत है। और बिहार की ये बहुत मतलब कि नाजुक स्थिति है कि बिहार नोटा दबाने में 1 नंबर पर है। यानी कि इसका मतलब निकलकर सामने आता है कि यहाँ पे कैंडिडेट से लोग संतुष्ट नहीं है, यहाँ पे वंशवाद की राजनीति हो रही है और यहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, ये जाति से जुड़ा हुआ है। तो एक मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जातियां व्यक्तियों से बनती है लेकिन राष्ट्र का निर्माण संस्थाओं से होता है, वहाँ के लोगों से होता है। जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि परिवारवाद, जातिवाद, आपके बिहार में 9 करोड़ से ज्यादा युवा हैं जो 30 साल से कम है और वो बेरोजगार हैं। देखिए, आपको हम एक बात स्पष्ट यहाँ पे तौर पे कहना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए, शिक्षा है ना, शिक्षा को जो वास्तविक रूप में शिक्षा को यहाँ एजुकेशन से सिर्फ जोड़ कर देखा जाता है। आपने अभी बोली कि इंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव जो है, मानव पूंजी में निर्माण नहीं होगा, मानव के पास स्किल नहीं होगा, मानव शिक्षित नहीं होगा, तो कैसे सशक्त समाज का निर्माण हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि
जो इंपावरमेंट है ना वो होलिस्टिक अप्रोच से होना चाहिए, ठीक है। एक पार्टिकुलर लेवल पे होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया नहीं जा सकता है, जो कि ये बहुत बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी अपने कोई भी देश जो निर्माण होता है उसको लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है ना, जो डेमोक्रेसी में जनता के अपने शक्ति के वोट के महत्व को समझना होगा। आपने भ्रष्टाचारियों पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो जिसकी नीति आपको पसंद ना रही है नहीं आ रही है, उसे अपने वोट से उस पर चोट कीजिए आप। अच्छा ठीक है। तो क्या 2024 का इलेक्शन सर पे है, इस बार बिहार की जनता किस ओर उसका रुख होगा? देखिए। यंगस्टर क्या सोच के वोट देंगे? क्या परिवारवाद और जातिवाद उसी हाँ। तरह रहेगा कि इस बार युवाओं- एजुकेशन के ऊपर भी वोट होगा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, जरूरी है। एजुकेशन पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, शिक्षा पे होगा। देखिए व्यक्ति के जीवन में दो सर्वोत्तम वरदान माना जाता है, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन अगर व्यक्ति स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं होगा तो शिक्षित भी नहीं होगा। तबीयत खराब हो जाएगा तो हम पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे क्या? तो 14 से 27 एम्स हो चुके हैं लगातार भारत में, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए एम्स वो तो वही तो मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़ी एक चुनौती है साबित हो रही है। और एम्स जैसे अभी हम लोग एनआईटी के बगल में पीएमसीएच है, सबसे बड़ा एशिया का बेड का निर्माण हो रहा है। 1000 बेड का अस्पताल यहाँ पे बन रहा है, 1200 का। तो कहने का मतलब है कि ये तो आधारभूत आवश्यकताएं है ना समाज की, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन केंद्र में जो मुद्दा है शिक्षा है, सबसे बड़ी बात है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को समझेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सिबल नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी भी तो बदल दी गई। हाँ, जो एजुकेशन पॉलिसी समय और परिस्थिति को देखते हुए बदलना जरूरी है। युवाओं में कौशल विकास को भी बढ़ाना जरूरी है, जो मानव पूंजी का निर्माण कर रहा है। मैंने कहा ना आपसे, तो किसी भी व्यक्ति को ज्यादा राजनीति में हस्तक्षेप करने से पहले अपने आधारभूत आवश्यकताओं को और ग्राउंड लेवल पर राजनीति को समझना चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट तो नरेंद्र मोदी को नहीं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली भारत में लागू है ना जी। जब अप्रत्यक्ष प्रणाली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है, तो हम अपने क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार से चुने, उनके महत्व को समझे, किस प्रकार से हमारे जो हितकर कार्य हैं उनको करने के लिए बाध्य हों। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? देखिए किसी भी पहलू के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अगर आप जातिवाद पे ले जाएंगे तो उसको नेगेटिव पॉइंट भी दीजिए और पॉजिटिव भी दीजिए, क्योंकि जातिवाद जो है, पहले हम इसमें सकारात्मक जाते हैं। क्योंकि देखिए जो पिछड़े दलित वर्गों से हैं, दबे कुचले वर्ग के हैं, उन लोगों के अगर नेता अगर उभर कर ना आए, केंद्र में जाकर अपनी आवाज ना उठाएं, अपनी बातों को ना मनवाएं, तो उससे क्या होगा? उस वर्ग को, उस धर्म के लोगों को धीरे धीरे दबा कुचला जाएगा और वो कभी उठकर ऊपर उभर कर नहीं आएंगे। लेकिन अगर यही कहा जाए कि जो जातिवाद ये कह रहे थे कि नेता हैं उभर के आ रहे हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं, ठीक है चला रहे हैं, बताइए लालू यादव हैं, सीधा सीधे उनके बात पे बता रहे हैं, वो अपने छोड़कर कोई यादव को लाए हैं आज तक? कभी नहीं लाए हैं। मायावती वो अपने कास्ट को छोड़कर लाई है? कभी नहीं लाई है। उनके पार्लियामेंट सिस्टम में, कैबिनेट सिस्टम में जितने हैं, उनके एडवाइजर जो हैं सब कौन है? देखिए आप ही जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी ये जातिवाद का वो बोल रहे हैं, ये कोई अहम मुद्दा नहीं है, वो आपकी वोट पे डिपेंड करता है, आप कैसे उसको करते हैं। मैं वही जानना चाहूंगी, बिहार का युवा 2024 का जो वोट देगा तो उसके दिमाग में क्या, जैसा विपक्ष कहता है जातिवाद या पक्ष कहता है परिवारवाद, साथ में इसी के साथ उसका क्या बेस रहेगा, किस बेस पे वो वोट देगा इस बार? सीधा क्वेश्चन ये है आपसे मेरा। सीधा आपका जो क्वेश्चन है ये एक जटिल भी है, ठीक है, इस पे कोई पहलू नहीं है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है ना, ये आज से नहीं वर्षों से देखी जाती है कि बिहार की राजनीति जो है सबसे गंदी राजनीति जो होती है पूरे भारतवर्ष में, वो बिहार की ही राजनीति है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जहाँ से उठ के गए हैं सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है। आप जो चाणक्य का बोले वो क्या थे? उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं बिंदुसार को गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं खोलूंगा। धनानंद को उन प्रतिज्ञा क्यों लिया? वो भी बिहार से ही थे। तो इसीलिए कहा कि बिहार की राजनीति को समझना जो है ना, वो मुश्किल नहीं है, वो नामुमकिन है। अच्छा, तो और इसीलिए हमारा जो है बिहार जब से शिक्षित होता जा रहा है, सबसे ज्यादा नोटा दबाने में भी आ रहा है। तो क्या लगता है इस बार वो जो है दबेगा, जरूर दबेगा। अब मैं खुद मैं जो हूँ ना, मैं कोई पार्टी को नहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं 2 साल से वोट दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रत्येक वर्ष नोटा ही दबा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं है। क्यों सपोर्ट रहेगा? मैं अपनी शिक्षा लूंगा, मैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करूंगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि पक्ष बार बार कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? जी हम कहेंगे 2019 में जो चुनाव हुआ था एनडीए को 40 में 39 सीट हम लोग ने दिया और एक सीट जो यूपीए था कांग्रेस उसको गया था। तो बिहार में 39 सीट देने के बाद भी जो हमारा 5 साल गुजर गया, बिहार में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए क्या किया? तो हम जो बिहारी भावना जो है, बिहारी जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात से आए तो एक क्षेत्रवाद का जो भावना है होता है, एक होता ही है। वो गुजरात में उस दिन से जो शायद हमको लगता है महीना में एक बार जाते ही होंगे गुजरात में। तो हम एक बिहारी 39 सीट देने के बाद भी हम बिहारियों के साथ भेदभाव हुआ, बिहार को वो चीज नहीं मिल पाया। एक क्लीन स्वीप किया था, इतना बड़ा मेडिकल बन रहा है आपके। हाँ। क्लीन स्वीप किया था एनडीए यहाँ पर बिहार में, क्लीन स्वीप 40 में 39 सीट एकदम पूरी तरह ले गया। तो हम इस बार कहेंगे कि जो 5 साल में केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, तो इस बार हम लोग का वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। इस बिहार पूरे बिहार का वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा और एनडीए को इस बार बिहार केंद्र से हटाने का रास्ता दिखाएगा। इसी के साथ कुछ युवा इधर भी मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अब कुमार यादव है। अच्छा, 2024 का इलेक्शन सर पे किस तरह से बिहार की जनता इस इलेक्शन को देख रही हो? साथ ही हमारे देश में सीएए लागू हो चुका है, इस पे क्या कह रही है जनता? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो सीसीए मतलब लागू हुआ है ये बेरोजगारी को और बढ़ाएगा मेरे अनुसार से, क्योंकि सारे मतलब बाहर से भी आएंगे, सबको नागरिकता मिलेगी, ये तो जरूरी है। लेकिन पहले से मतलब जो रजिस्टर हुआ था पहले से, तो ये मतलब जो सीसी लागू हुआ, क्यों लागू हुआ? क्योंकि ये मुद्दा भटकाने के लिए हुआ। क्यों? एसबीआई को जो देना था उनको अपना मतलब कितना मतलब सबको देना है, कितना लिए हैं। ये सीसीए मतलब सीसीए जब लागू हुआ तो उन लोग भटकाने के लिए अमित शाह लागू किए हैं कि वहां से नहीं, हम यहाँ से आपको मतलब दिमाग भटका सकते हैं। अच्छा, ये काम किए हैं। एसबीआई को पक्ष ने कुछ नहीं दिया और एसबीआई की तरफ से ऐसे कोई ऑफिशियल नहीं देगी, नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर सब बीजेपी के चमचे हैं, सब बीजेपी की सर पर दौड़ते हैं। हम खुलेआम बोलते हैं कि बीजेपी सब बीजेपी के चलते हो रहा है। ठीक है, कुछ भी होगा उनका सब है, उनका बाबूजी मतलब भारतीय है, समझ लीजिए, बीजेपी का जो भी है। हम खुलेआम बोल रहे हैं, बीजेपी जो भी करेगी वो हर चीज। आप भी चल रहे हैं तो बीजेपी के तौर पर चल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल बोलिए। टीवी पर नहीं, सर जैसे आप भी है बीजेपी, नहीं आप भी है बीजेपी के चलते ही चल रही है। ये गलत बात है सर। आप जो भी करेंगे वही करेंगे। कुछ नहीं है, मैं आपको दावा देती हूँ, आप एक शब्द बोलिए, एक शब्द आपके अंदर जाएगा। मैं बोल एनडीटीवी का पत्रकार, एनडीटीवी के पत्रकार थे रवीश कुमार, थे ना? क्या हुआ? देखिए, सच बोलते थे इस तरह। हाँ बिल्कुल, मैं बोलती हूँ, बिहार के ही पत्रकार, बिल्कुल बोलती हूँ मैं। एक सेकंड बोलती हूँ, पहले सुन तो लीजिए। एनडीटीवी छोड़ के जितना भी चैनल है सब मोदी खरीदे हुआ है। बस अब यही बोलना चाह रही हूँ मैं। पक्ष ने 24 साथ में प्लस 17 हमारे चैनलों को, न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। उन्होंने बोला हम इसमें नहीं जाएंगे। क्यों बैन कर दिया? क्यों बैन कर दिया? क्यों? हम 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या हम आपसे सवाल नहीं आप भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाइए, अभी बंद हो जाइएगा। कौन नहीं उठा रहा है? आप बताइए। आप भी उठाइए ना, बंद हो जाइएगा। आप जाइए, एक सेकंड, आप जाइए, एक चैनल चेक करिए सर। मैं अपने चैनल की गारंटी देती हूँ कि अगर मैंने राहुल गांधी से यह सवाल पूछा है कि सर लगातार परिवारवाद और जातिवाद पे वोट क्यों, तो साथ में योगी जी से भी मैंने सवाल पूछा है कि सर जो राम मंदिर बना है, साथ में अगर उस पर बुलडोजर चला है, तो क्या सभी परिवारों को उतनी इनकम मिली है कि नहीं? ऐसे पत्रकारों, हर पत्रकार एक जैसा नहीं होता सर, और डोंट बी अलाउड टू द पत्रकारिता, क्योंकि हम 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। काइंडली कोई भी सरकार हो ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जितना सारा सब लोग पेंशन ले रहा है और हम लोग गवर्नमेंट वाले जो हैं उनको दे ही नहीं रहा है। एनपीएस में लागू मेरा पैसा कट रहा है। हाँ नहीं, ओल्ड ओपीएस लाइए। अरे पेंशन जो बंद करना है तो विधायकों का पेंशन बंद कीजिए ना। एक बार जीते हैं सारा जिंदगी भर बैठ के खाते हैं वो। आप बोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि पेंशन जो विधायक है, एमएलए है, सबको बंद कीजिए। क्यों? उनके एक बार जीते हैं साला जिंदगी भर बैठ के खाते हैं, उनका बाप दादा सबको बैठ के खाता है। उनको आर्मी का क्या हुआ? आर्मी का क्यों 4 साल कर दिया गया? क्यों 4 साल? इसलिए 4 साल कर दिया गया क्योंकि उन लोग का पेंशन बंद किया जाएगा। उनको जो खर्चा मिल रहा है वो सब बंद कर दिया जाएगा। आप 4 साल बोल रहे हैं ना कि आप इससे खुश नहीं है? अग्निवीर जो वहाँ फालतू नियम है ये जो युवा दौड़ रहे हैं, पहले यहाँ भी देखते थे कि सब युवा दौड़ रहे थे, गांधी मैदान में चले जाइए, सब बंद कर दिए। क्यों?
क्यों उनको मतलब ये नहीं पेंशन नहीं मिलेगा, अच्छा से खाना नहीं मिलेगा क्या? 4 साल जॉब कीजिएगा उस प्राइवेट कंपनी भी जो है ना वो लाइए ताकि यहाँ जो बेरोजगार युवा है उसको अच्छी से मिले ना, कि जो बाहर में यूपी वगैरह में ना तो हो जाएगा तब पैंट कुर्ता खोल के भागना पड़ेगा, समझ गए? कैसा अटैक की बात कर रहे हैं? कहा है कैसे अटैक नहीं हो जाएगा जब देश का मेरुदंड कौन है जो बॉर्डर पे खड़ा है, समझे? पता है आप कितनी सरकारी नौकरियां सरकार देगी? मैं आपसे ये नहीं, सरकारी नौकरी तो खाली है पद 30 लाख नहीं, हम बता रहे हैं कांग्रेस के टाइम में हम बता रहे हैं कांग्रेस के टाइम में बहुत सारे सीट आते थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिए ना, एसएससी में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। लगभग पीएसयू बैंक था, अभी 12 बैंक है, ठीक है, सबको मर्ज कर दिया गया, वैकेंसी नहीं है उसमें। एसएससी में लगभग 30,000 40,000 वैकेंसी आते थे। अभी हम बताते हैं बिहार में दरोगा के लिए आया 1275 या 2200 आता था लगभग। अभी आरपीएफ में बताइए 452 पोस्ट आया है, पूरे 28 राज्य मिला के। अब क्या सोचते हैं, सेंटर में है ही नहीं। साथ में ही मैं आपके साथ सुश्री त्रिपाठी, मैं इस समय मौजूद हूँ पटना में।